नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तर प्रदेश का दौरा है। झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। दोपहर 3 बजे बहराइच में रोड शो करेंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज शाम करीब 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पर्वतीय समाज सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी का बेहद ज्यादा व्यस्ततम जो है शेड्यूल रहने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है कई कार्यक्रमों में, सम्मेलन में, समाज सम्मेलन में शामिल होंगे, जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की चौथे चरण के लिए आपको बता दें कि अपील करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर जो है बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि आज शाम भी जो है लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे ब्यूरो चीफ सहयोगी पवन दीक्षित साथ में जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारकों में धुआंधार प्रचार जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जाने वाले हैं, बहुत व्यस्तम शेड्यूल, क्या कुछ जानकारी? पवन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि आज यूपी के दौरे पर है, जहां पर झांसी और जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के अलग अलग जगह पर वो जाएंगे। बीजेपी के समर्थन में वोट डालने की अपील करेंगे, जनसभा करेंगे, समाज सम्मेलन में शामिल सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। आपको बता दें कल ही जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए। सबसे पहले केदारनाथ पहुंचकर और प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए मंगल कामना की। और आज जो है उनका व्यस्तम शेड्यूल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज होंगे, जिसमें झांसी, जौनपुर, बहराइच, लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जाकर तमाम जो है कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल पवन, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों के लिस्ट में धुआंधार प्रचार करते सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की कई जगह पर, क्या कुछ जानकारी? तो आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं और युवा सम्मेलन के साथ साथ रोड शो में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही पहले चरण के मतदान उत्तराखंड में संपन्न हुए, उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए जो भी भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में जो प्रत्याशी हैं, उन सभी प्रत्याशियों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए वहां से डिमांड आ रही थी और जिसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो ताबड़तोड़ दौरे और जनसभाएं और सम्मेलनों में शिरकत करने के लिए उनको भेजा है और उसका रिस्पॉन्स भी बेहतर दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं और रोड शो में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और समेत अन्य तमाम राज्यों में, उत्तराखंड से अतिरिक्त अन्य तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहुंच रहे हैं। वहां पर जो उभरता हुआ जो जनसैलाब है, उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री की जो लोकप्रियता है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जो विकास के कार्य किए हैं, उन पर कहीं न कहीं जनता का भरोसा है। यही वजह है कि उनकी रैलियों में जो जनसमूह उमड़ कर सामने आ रहा है, उससे ऐसा लगता है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उत्तर प्रदेश में 4 से 5 कार्यक्रम है। आज इससे पहले वो झांसी पहुंचे थे, झांसी में उन्होंने एक युवा सम्मेलन को संबोधित किया और साथ ही जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनके समर्थन में जनसंपर्क किया। और इसके बाद झांसी के बाद में वो बहराइच भी गए और उसके बाद में वो अभी पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंचेंगे शाम को, जहाँ पर वो एक पर्वतीय समाज के जो लोग हैं उनके सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चुनावी जो बिल्कुल। और जिस तरीके से पवन दीक्षित लगातार जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अक्सर कहते भी सुनाई
सुनाई पड़ते हैं कि पुष्कर जो है फ्लावर नहीं फायर है, और फायर का असर भी साफ तौर पर धुआंधार रैलियों में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से जब 2022 का जो चुनाव हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पुष्पा पिक्चर का जो डायलॉग था उसको उन्होंने बोल करके उन्होंने कहा था, पुस्तक एक फ्लावर नहीं बल्कि फायर भी है, फ्लावर भी है और फायर भी है। यानी कि जो उनकी मुस्कुराहट है, जो उनकी मृदुभाषा की जो उनकी शैली है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उस पर उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये फ्लावर है। और वही जो उनके आक्रामक निर्णय है, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो नकल विरोधी जो विशेष कानून बना करके जो उन्होंने वहां पर जो अपनी एक खाती जो हासिल की है, युवाओं का मनोबल बढ़ा है उससे, और कहीं न कहीं जिस तरह से एक नकल विरोधी जो कानून बनाया गया है उसको लेकर के बिल्कुल बड़े बड़े एक्शन के बाद जो फायर ब्रांड जो छवि सीएम धामी की है वो अब लगातार जो अलग अलग प्रचार में जनसभा में दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे देहरादून से एक और बड़ी जानकारी। चारधाम यात्रा में पंजीकरण का आंकड़ा 23 लाख पार हो चुका है। यात्रा के लिए 23,57,393 पंजीकरण हो चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा पंजीकरण, बद्रीनाथ धाम के लिए 7,10,192 पंजीकरण, यमुनोत्री के लिए 3,68,302 पंजीकरण, गंगोत्री धाम के लिए 4,21,205 पंजीकरण, हेमकुंड साहिब के लिए 50,604 पंजीकरण हुए हैं। पहले दिन चारधाम में करीब 45,000 श्रद्धालु आए। 12 मई को आपको बता दें कि अब बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खोले जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लगातार जो है पंजीकरण की संख्या बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, और इसी कड़ी में पहले दिन चारधाम में करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और आपको ये भी बता दें कि अब 12 मई को यानी कि कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट जो है खोल दिए जाएंगे मंत्रोच्चार के साथ। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, चारधाम यात्रा में पंजीकरण का आंकड़ा 23 लाख के पार हो चुका है। अभी कल ही जो है यात्रा की शुरुआत हुई है, लेकिन पहले ही दिन के बाद देखिए आंकड़ा किस तरीके से बढ़ गया है। अगर हम पिछले बार के चारधाम यात्रा का जिक्र करें तो 50 लाख के पार जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो पहले दिन ही आपको बता दें कि दरअसल 45,000 के करीब जो है श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, और लगातार ये जो पंजीकरण का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पहले दिन कुछ अव्यवस्थाएं भी दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से भारी भीड़, भारी हुजूम जो बाबा केदार के दर पर पहुंचा था श्रद्धालुओं का, इसके चलते काफी जो है हौच-पौच भी हो गई थी, और बारिश के चलते भी तमाम तरह की दिक्कतें परेशानी देखने को मिली थी। लेकिन बारिश हो, चाहे खराब मौसम हो, चाहे अव्यवस्थाएं हो, जो श्रद्धालु हैं उनकी जो अटूट विश्वास है, जो अटूट भरोसा है, जो अटूट श्रद्धा है, वो साफ तौर पर बाबा केदार के दर पर दिखाई पड़ रही है। और ये दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जो पंजीकरण है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे ऑनलाइन का जिक्र हो, चाहे ऑफलाइन का जिक्र हो। लगातार जो है ये संख्या श्रद्धालु के पंजीकरण की इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लंबे समय से भुगतान के लिए तरस रहे अस्पताल स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। अटल आयुष्मान के तहत भारत सरकार के TMS पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, अब उसे दूर कर लिया गया है, और लंबित 3 महीनों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। इस बात की जानकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक क्लेम मैनेजमेंट VS टोलिया ने दी है। आपको बता दें कि पिछले 2-3 माह से राज्य के कई अस्पतालों का 75 करोड़ के करीब का भुगतान नहीं हो पाया था, और भुगतान न होने की वजह से TMS पोर्टल में तकनीकी खराबी बताई गई थी। अब तकनीकी दिक्कतें दूर कर दी गई हैं और भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये ऑनलाइन होती है, और एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा NHA जो बॉडी है उसके द्वारा निर्मित जो हमारा पोर्टल है TMS पोर्टल, उसके माध्यम से होती है। पिछले दिनों माह फरवरी में इसका पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन उनके द्वारा जारी किया गया था।
जिसमें कि थोड़ी तकनीकी दिक्कतें आई थी और जिसके लिए राज्य की टीम और भारत सरकार की टीम परस्पर निरंतर रोज बैठकर उसमें उसकी जो तकनीकी दिक्कतें थी उसको सुधारने में लगी थी और आज की तारीख में वो दिक्कतें दूर हो गई और भुगतान किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। हाँ, मानता हूं कि इस समय में थोड़ी भुगतान में दिक्कतें जरूर आई क्योंकि वो पोर्टल पर आधारित हमारी पूरी योजना चलती है, ऑनलाइन फेसलेस कागज उसमें प्रयोग में नहीं आता है, जिसके तहत ये दिक्कतें उत्पन्न हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे ब्यूरो चीफ सहयोगी पवन दीक्षित लगातार बने हुए। पवन, जिस तरीके से लंबे समय से जो है ऑनलाइन खामियां आ रही थी आयुष्मान कार्ड को इस्तेमाल करने को लेकर, अब जो है सारी खामियां दुरुस्त कर ली गई हैं, क्या कुछ जानकारी? पवन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो आपको बता दें कि 3 महीने के जो भुगतान की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। टीएमएस पोर्टल में दिक्कतें दरअसल साफ तौर पर लंबे समय से आ रही थी, इससे कि जो है आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल जो कार्ड धारक है वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिलहाल अब साफ तौर पर औपचारिक तौर पर यह अधिकारियों की तरफ से कहना है कि इन खामियों को दूर कर लिया गया। हालांकि कुछ जो छोटी मोटी टेक्निकल जो खामियां हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 75 करोड़ का जो भुगतान है उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देहरादून में आयुष्मान कार्ड से इलाज जो है वो आम जन का किया जा रहा है। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से पवन जो आयुष्मान कार्ड को इस्तेमाल करने में कार्ड धारकों को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी, अब ये कहा जा रहा है कि जो पोर्टल में तमाम तरह की परेशानियां थी उनको दूर कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बजट के बाद में जो दिक्कतें आई हैं, 3 महीने का लगभग जो अटल आयुष्मान योजना के तहत जो गैर सरकारी और सरकारी अस्पतालों का जो पेंडिंग पेमेंट होता है वो कहीं न कहीं डिले हो रहा था, जिसके कारण जो आम लोगों को अटल आयुष्मान की जो सुविधा का लाभ स्वास्थ्य का मिलना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं देरी हो रही थी। इसको देखते हुए ये शासन प्रशासन की ओर से तमाम जगह से जो आपत्तियां भी लगाई गई थी, लेकिन अब जिस तरह से जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा ये बताया गया है कि अब वो सारी जो डिले था तो उसका डिले पेमेंट का जो इशू है वो उसको क्लियर कर दिया गया है। अब पेमेंट जो है निर्धारित समय से होने लगेगा और इससे जो स्वास्थ्य की जो दिक्कतें आम लोगों को अटल आयुष्मान कार्ड धारकों को हो रही थी उसमें कहीं कहीं दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा था वो दूर होगा। बिल्कुल, यानी कि अब जो है आम जन के लिए इलाज जो आसान हो जाएगा। क्या लोगों का इस पर कुछ कहना है? जो कार्ड धारक है अब उन्हें क्या सहूलियत मिल पा रही है इलाज के लिए? हाँ बिल्कुल, जब जो कोई भी योजना होती है उसका जब स्मूथली से उसका जब उपयोग किया जाता है तो कहीं अगर वो उसमें जो अगर जो आर्थिक तौर पर किसी प्रकार की उसमें अड़चन आती है तो जाहिर सी बात है जो भी अस्पताल उसमें मैनेजमेंट है तो वो कहीं कहीं आम आदमी को इलाज करने के लिए वो कहीं कहीं कोताही बरतते हैं, जिससे योजना भी सफर करती है और लोगों को इलाज कराने में भी दिक्कत होती है। अब इस पेमेंट से पूरा जो इससे इंटरनलमेंट है जो अस्पताल अगर उनका पेमेंट सही समय से होता रहता है तो उससे जो आम लोगों को भी उससे लाभ। चलिए, और अब उम्मीद की जा सकती है कि अब जो आम कार्ड धारक जन है उन्हें इसका जो है लाभ मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। नगर निगम ने रिस्पना के किनारे स्थित 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए हैं, जिन्हें नोटिस भी भेजा गया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि संबंधित लोगों को 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है, जबकि इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। वहीं 11 मार्च 2016 के बाद सरकारी जमीन पर बने भवनों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी। टास्क फोर्स ने मौके पर जाकर सर्वे किए, जहां पर बस्तियों में करीब 525 भवन चिन्हित किए गए। इनमें से 89 मकान नगर निगम, 12 मकान नगर पालिका मसूरी, 415 मकान एमडीडीए और 9 मकान राज्य सरकार की भूमि पर बने हैं। विरोध हुआ था, परंतु चूंकि मामला माननीय न्यायालय से संबंधित है और अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करना हमारा दायित्व भी है, तो उसके क्रम में ही कार्रवाई की जा रही है। कोई भी प्रक्रिया विधि विरुद्ध नहीं की जा रही है, विधि अनुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं।
15 मई तक आपको बता दें कि अतिक्रमण अभियान जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2016 के बाद से जहां पर भी जो है सरकारी भूमियों पर जो है भवन और इमारतें बनाई गई हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन्हीं के आधार पर जो है जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार हो रही है। सरकारी जमीन पर मकान बनाने पर पहले नोटिस जारी किया जा रहा है। 15 मई तक अतिक्रमण हटाने का जो है मौका देहरादून में जो लोग रह रहे हैं अतिक्रमण की जमीन पर उनको दिया गया। उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, 15 मई तक अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया, इसके बाद जो है ध्वस्तीकरण किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें ये 2016 में हाई कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति करते हुए सरकार को, शासन को इस पर आदेश जारी किया था कि जो भी नदियों के किनारे बसी हुई जो बस्तियां हैं, जो जिन लोगों ने अवैध तौर पर वहां पर अपने आवासीय मकान वहां पर बनाए हैं, उन सभी को ध्वस्त किया जाए। लेकिन जिस पर एक राजनीतिक तौर पर सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया था 3 साल के लिए और उनको बस्तियों को उजाड़ने से बचाया गया था। अब एक बार फिर से नगर निगम ने उन कुछ 27 बस्तियों को सरकारी भूमि पर बने लगभग 525 जो मकान है उनको चिन्हित करने की कार्रवाई की है और उनको नोटिस जारी करके 15 मई तक का उनको अतिक्रमण स्वतः हटाने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया है। अगर ये नहीं अपने आप अगर कोई जो अतिक्रमण अवैध तरीके से मकान बनाए हैं नदियों के किनारे अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में जो एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है उस टास्क फोर्स की मदद से उनका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उन पर की जाएगी। नगर आयुक्त गौरव कुमार के द्वारा भी इस पर जानकारी देते हुए बताया गया है कि 11 मार्च 2016 के बाद जो सरकारी जमीन पर जो भवन अभी बने हैं उनका चिन्हीकरण ये हुआ था। ये 2016 के बाद में जो लोगों ने अवैध तौर पर वहां पर जो वहां पर अवैध तौर से जो मकान बनाए थे उनका यह ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। 525 भवन है जिनको चिन्हित किया गया था और 89 मकान है नगर निगम के और 12 नगर पालिका मसूरी के हैं। कुल मिलाकर के 415 मकान है अगर इनके दिए अन्य के 9 मकान अन्य हैं। तो ये राज्य सरकार की भूमि पर इनको बनाया गया है। ये अवैध तौर पर इसको अवैध बस्तियों को लेकर के इनका चिन्हीकरण हुआ है और इस पर जल्दी मई तक 15 मई तक ऐसे पवन ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या जो बस्तियां 2016 के बाद अवैध तरीके से बसाई गई हैं उन्हीं पर अभी फिलहाल ये कार्रवाई हो रही है या फिर जो तमाम चाहे वन विभाग की जमीन हो, चाहे सिंचाई विभाग की जमीन हो, चाहे जंगलात की जमीन हो, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हो रही है 2016 के बाद जो बसे हुए हैं? हाँ, हालांकि नगर निगम ये जो कार्रवाई करने जा रहा है वो 2016 के बाद में जो अवैध तौर पर नदियों के किनारे, नालों के किनारे जो नगर निगम और नगर पालिका मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें अवैध तौर पर जो बस्तियां बनी है उनको उजाड़ने का उनका ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया है और इसके अतिरिक्त जो पहले से ही बसावटें हैं बस्तियों की उन पर अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो क्या कहा जाए, जो तमाम कितने ऐसे गांव और घर होंगे जो कि अवैध तरीके से देहरादून की अगर हम बात करें खासतौर पर जो नगर निगमों की जमीन पर बसे हुए हैं, कोई आंकड़ा इसका सामने आया क्या? कितने परिवार और जो है बसे हुए हैं सरकारी जमीन पर? चलिए, बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड अपने भौगोलिक परिदृश्य में पहाड़ी और मैदानी इलाकों को समेटे हुए हैं, जहां पर एक तरफ पहाड़ों से लोग पलायन कर मैदानी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में पलायन का दर अन्य पहाड़ी जिलों से सबसे कम है। वहीं पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पलायन कम होने का सबसे प्रमुख कारण वहां का विकास है। आगे ये भी कहा कि वो लगातार अपने क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं और जब तक सांस है तब तक वहां पर विकास का काम करते रहेंगे। और ये भी कहा कि उनके क्षेत्र के गांव में सड़क पहुंच चुकी है, जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर भी सड़क बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास लगातार पुरोला में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उप जिला अस्पताल का निर्माण किया गया है। और उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनके विधानसभा में पहली बार सफल ऑपरेशन हुआ है।
सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज सिद्धपीठ मां ज्वाल्पा देवी मंदिर ब्रह्म स्वरूप के सौंदर्यीकरण के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने और ब्रह्म स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए। जहां पर मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने को लेकर ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट मांग कर रहा है। ट्रस्ट के लोगों का कहना है कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनः निर्माण न किए जाने के स्पष्ट आदेश हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूजा और मंदिर समिति ज्वाल्पा धाम के अध्यक्ष सतीश चंद्र अनथवाल का कहना है कि मंदिर के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही, बल्कि मंदिर का ब्रह्म स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर भूमि पूजन किया गया है। बताया गया है कि न्यायालय के आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं की जा रही, जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि लगातार मंदिर समिति द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर निर्माण कार्य मंदिर परिसर में करवाया जा रहा है, जिसका भी विरोध किया जा रहा है। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना, रोजगार मिला है ना। और जब इसका बड़ा स्वरूप होगा तो और अच्छा, फिर अधिकतर लोग इसका लाभ लेते हैं, रोजगार भी पाए। उसका स्वरूप बड़ा किया है तो श्रद्धालु आएंगे, तो यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी संख्या बढ़ेगी, तो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। देखिए, मेरा पक्ष विपक्ष मेरे सामने कुछ है ही नहीं। मेरे सामने माँ का दरबार है और माँ ज्वाल्पा है, और हम लोग भी उसमें कितना हाथ बटा सकते हैं, ये मेरा भाव है। हम ये भूमि पूजन, ये शायद जो आपने हमारे एमपी साहब आ रखे हैं, शायद उनको पूरा वास्तु स्थिति का ज्ञान नहीं है कि इस पे दो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने और अपर डिवीजन कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दे रखा है। उसके बाद ये हाई कोर्ट भी गए थे, जो मंदिर समिति वाले, वहां से वो एक तो उन्होंने वापस ले लिया, दूसरा टाइम बार्ड हो गया। तो हमें जो लगता है कि जो तीरथ सिंह रावत हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनको शायद इसकी वास्तविक जानकारी नहीं है, इसलिए वो भूमि पूजन करने आए। लेकिन हम इसका विरोध करना चाहते हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम जो ये करा रहे हैं, ये काम जो मंदिर समिति का अध्यक्ष श्री सतीश अनंतवाल जी जो काम करा रहे हैं, पूजा समिति और मंदिर समिति उन्होंने दोनों का अध्यक्ष लिखा है, जो ये काम करा रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और हमने उनसे कहा भी कि अगर आपको बड़ा मंदिर बनाना है तो उसके दो हैं, या तो आप कोर्ट से भाई आदेश ले आइए कि हम बड़ा मंदिर बनाना चाह रहे हैं, या आप किसी और जमीन में बना लीजिए। आप उतना पैसा इस मंदिर को तोड़वा के क्यों करना चाह रहे हैं? पौराणिक मंदिर है, भव्य मंदिर है और पूरी आस्था के साथ है। अगर उनको भव्य मंदिर बनाना है तो हम उनको जमीन दान देने के लिए तैयार है। उनके पास खुद की भी जमीन है अपनी पूजा समिति के पास और मंदिर समिति के पास, वो उसमें भव्य मंदिर बना ले। कोर्ट की कोई आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की जा रही है। हमने जब ऐड दिया था उसमें लिखा था जो कोर्ट की अवहेलना करेगा वो अवमानना का भागीदार रहेगा, ठीक। और कोर्ट के आदेश सब कोर्ट उसमें प्रस्तुत किया गया, डीएम सबसे लेकर इवन वहाँ पौड़ी प्रशासन, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार तक को ये सारी चीजें गई, ठीक। इसमें कोई अतिक्रमण मंदिर की किसी तरह छेड़छाड़ नहीं हो रही है। पुराना मंदिर एज इट इज रहेगा, इसमें किसी तरह का वो नहीं है। अगर किसी पक्ष को विवाद बना लो तो विवाद बनाए, हमें कोई नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।